Hello students, how are you all? Yes, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जो आपके यूनिट टेस्ट में भी ये चैप्टर है और यही चैप्टर में हम लोग ने वीबी थियरी को कंप्लीट कर लिया और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया थियरी करेंगे जिसका नाम है वीएसईपीआर थियरी। वैसे तो ये शॉर्ट फॉर्म है बट हमें इसकी पूरी थियरी को डिटेल्ड में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं वीएसईपीआर थियरी। ठीक है, चलो अब ये जो वीएसईपीआर थियरी है तो ये तो इस थियरी का शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है बट इसका पूरा नाम क्या है? तो वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये इस थियरी का फुल फॉर्म है। अब बेसिकली ये थियरी क्यों आई? तो जैसे हम लोग ने आगे कोसेल लुईस की थियरी को कंप्लीट किया तो हमने वहां पर ये देखा कि कोसेल लुईस की थियरी में कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे? तो हमें ये नहीं पता था कि वहां पर जो भी हमारे पास मतलब हमें ये चीज के बारे में नहीं पता था कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका 3D स्ट्रक्चर क्या, यानी कि उसकी ज्योमेट्री क्या, उसके बारे में कोसेल लुईस थियरी के पास कोई भी आइडिया नहीं था। अब क्योंकि हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, हमें ये थियरी का हेल्प लेना होगा और कोसेल लुईस की थियरी में लिमिटेशन था, इसलिए ये थियरी का एग्जिस्टेंस हुआ। और ये थियरी का क्या कहना है तो जरा ध्यान से देखना कि बेसिकली सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में ये थियरी को प्रपोज किया था। उनका ये कहना था कि जो भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के सेंटर का जो एटम होता है उसके आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। ये कहना था सिडविक एंड पॉवेल का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यू गेटिंग द पॉइंट? सिडविक एंड पॉवेल का ये कहना था कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो उसके सेंट्रल एटम के आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड है। लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है। फिर उनके बाद नाइहॉम एंड गिलिस्पी नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये थियरी को एकदम सही तरह से रिडिफाइन किया और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। यानी कि पोस्टुलेट्स क्या थे पहले ये देखते हैं। व्हाट वर देयर पोस्टुलेट्स? उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। ठीक है, तो हम लोग उस पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो जरा ध्यान देना। अब पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर। पहला ही पॉइंट ये था कि मॉलिक्यूल का जो शेप है, the shape of molecule depend upon number of valence shell electrons surrounded in सेंट्रल एटम। अब यहां पर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हो सकता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर हो सकता है दैट इज और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं।
नंबर 2 है pairs of electron in valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. अब ये सेंट्रल एटम के आसपास में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्यों? क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव होता है. पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन repel each other as they have नेगेटिव चार्ज. अब इनके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. दे आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? दिस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस that minimum repulsion and maximum distance between them. अब यही इलेक्ट्रॉन्स क्या ट्राई करते हैं? वो ऐसी जगह को मतलब ऐसी जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन मिनिमम बट डिस्टेंस मैक्सिमम. these electrons tend to occupy position where there is minimum repulsion and maximum distance between them. ठीक है. ये होगा. नंबर 4 मल्टीपल. अब यहां पर हम लोग 4th पॉइंट पे आए. द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. हाँ, a multiple bond is treated as if, अब यहाँ पर ऐसा माना गया है इस थियरी में कि अगर वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस मल्टीपल बॉन्ड को भी एक सिंगल सुपर बॉन्ड बता दिया है, सिंगल सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया है. ठीक है, क्लियर है. यानी कि कहीं कहीं पर जैसे हमने O2 लिया तो वहां पर 2 पेयर्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. हमने मान लो कि भाई N2 लिया तो वहां पर 3 पेयर्स है. अब ये थियरी का ऐसा कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं उनको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड नहीं लेंगे, हम एक सुपर सिंगल बॉन्ड लेंगे और ये सुपर सिंगल पेयर का काम करेगा, ऐसा उनका कहना था. और उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने पांचवा और चौथा और आखिरी, यानी कि मैं 4th लिख रहा हूं पर हुआ ये टेक्स्ट बुक के मुताबिक पोस्टुलेट नंबर 6 ये बताया था. अब ये तो हमें पता ही है कि भाई बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं ना, ठीक है कि नहीं. और बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है. बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है. क्लियर है. तो जो भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग ये थियरी के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. द मॉलिक्यूल्स हैविंग resonance structure can also be explained by VSEPR theory. उसको हम VSEPR theory से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. किनको? तो जिनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं. क्लियर है.
आया समझ में? तो जरा ध्यान से देखते रहना इसी में। अब टोटल हमने यहां पर 6 पॉस्टुलेट्स पढ़े वीएसईपीआर थियरी के। उनमें से 4 मैंने लिखे हैं। अब मैं आपको जो वहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर हमें एग्जाम्पल्स दिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना, इनका ये कहना था नाओम गिलेस्पी का कि अगर हमारे पास बॉन्ड में सेंट्रल एटम के आसपास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगा, यानी कि एलपी के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्जन होगा। ठीक है, फिर उससे थोड़ा कम रिपल्जन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम रिपल्जन होगा, यानी कि बोलेंगे मॉडरेट रिपल्जन। क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिपल्जन। और सबसे कम रिपल्जन अगर कहीं पर होता है तो वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, यानी कि वहां पर सबसे कम रिपल्जन होता है। इसको बोलते हैं मिनिमम रिपल्जन। याद रखना, यही थियरी ऐसा बोलता है कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इसलिए ये बात को हमें स्टडी करना पड़ा। यहां पर ये एलपीबीपी हुआ और यहां पर ये बीपीबीपी हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की ट्रिक, याद रखना एलपी के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगा, एलपी के बीच में मॉडरेट रिपल्जन होगा, और बीपी के बीच में सबसे कम रिपल्जन होगा, यानी कि द लोएस्ट रिपल्जन उनके बीच में होता है। दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब वहां पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है और उनके टाइप्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ले सकते हैं कि भाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास है, फॉर एन एग्जांपल Ab2 टाइप है, और ये Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज BeCl2। क्या लिया है? BeCl2। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा है ये? लीनियर स्ट्रक्चर है। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर है इस तरह से, तो इतना एंगल कितना होगा? तो ये एंगल इसका बनेगा, ये हाफ सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, तो होगा 180 डिग्रीज। क्या होगा? 180 डिग्रीज। फिर उसके बाद है दैट इज AB3 टाइप। क्या है? AB3 टाइप। लाइक उसमें सेंट्रल एटम में हमने अब यहां पर एग्जांपल BeCl2 का लिया था। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक दैट इज BF3। क्या एग्जांपल लिया? BF3 का एग्जांपल लिया। अब ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है? तो वो है दैट इज बोरॉन, और उससे कनेक्टेड 3 एटम्स कौन से हैं, यानी कि सराउंडिंग एटम्स हैं, वो है फ्लोरीन। क्या है वो? फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन है। ठीक है, अब इनमें एंगल्स की बात करते हैं। अब एक सर्कल जो पूरा बनाता है वो 360 डिग्री बनाता है, और यहां पर पूरे सर्कल का 3 एग्जैक्ट इक्वल पार्ट हुए हैं। तो 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री होगा। सेम वे ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120 होगा। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल उन्होंने लिया है दैट इज AB4 टाइप। क्या लिया है? दैट इज AB4 टाइप। मैं यहां पर लिखता हूं AB4 टाइप लिया है, और उसका एग्जांपल लिया है CH4 दैट इज मीथेन। CH4 दैट इज मीथेन। अब उसमें सेंट्रल एटम्स 1, ये सराउंडिंग 2, 1 2 3 और ये 4, ये सराउंडिंग एटम्स हुए। अब इनमें ये मैंने बना दिया है यूं। ठीक है, ये कार्बन हुआ,
ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आएगा। अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल क्या आएगा, तो इसमें एंगल बनता है 109.5 डिग्रीज, ये इतना एंगल बनता है, ठीक है। ये CH4 का एग्जाम्पल है। और जो चौथा एंड आखिरी एग्जाम्पल है दैट इज वहां पर हमें दिया है AB5 मॉलिक्यूल। क्या दिया है? AB5 मॉलिक्यूल। अब AB5 मॉलिक्यूल की बात है तो सेंट्रल में अब इसका एग्जाम्पल लिया इन लोग ने, दैट इज PCl5, ठीक है। थोड़ा सा बॉन्ड भर गया है बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैनेज करना। तो सेंटर में यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है फॉस्फोरस, और सराउंडिंग में हमारे पास है दैट इज 5 क्लोरीन से वो सराउंडेड है। लाइक ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बताऊंगा। इनका स्ट्रक्चर बना है ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर बना है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स की भी बात की तो ये क्या हुआ, इनमें ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसका रीजन क्या है, तो वो उसके लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है, यही उसका रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ इट। क्लियर है? अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल, यहां पर ध्यान देखो, ये थियरी का ये कहना है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो उसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, तो वो डिपेंड है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इसके बाद हम लोग और 3 एग्जांपल करेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, पर मुझे आपको समझाना है और मुझे आपको वो एग्जांपल लेकर ये समझाना है कि भाई कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में मुझे आपको पढ़ाना है। हालांकि वो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, वो मैं अब पढ़ाऊंगा। बट उससे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स तो आप फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही बनाओगे, बराबर है। और एक बार इसको रीड कर लो। मैं 1 मिनट तक ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और फिर मैं आगे के नेक्स्ट इसी के जो 3 एग्जाम्पल जो मुझे एक्स्ट्रा लेने हैं उसके साथ फिर ये टॉपिक को और इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया होगा और पढ़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। चलो फिर हम लोग और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 3 एग्जांपल लूंगा और आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। LP LPBP एंड BPBP। पहला मॉलिक्यूल मैं जो लेता हूं वो है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ये कार्बन है, सराउंडिंग में उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करके मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसका जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री यानी कि वो 109.5 डिग्री है, जो मतलब इतना होता है, होना चाहिए और उतना ही होता है। यानी कि यहां पर नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, इसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, BPBP है, बॉन्ड पेयर है। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा।
समझ में आया? देखो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। अब ये बॉन्ड पेयर्स के बीच में उतना रिपल्जन नहीं होता और इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या बनता है, टेट्राहेड्रल, और इसके बॉन्ड एंगल पे भी कोई इफेक्ट होता नहीं है। फिर नंबर 2 लेते हैं, दैट इज अमोनिया, जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम है। याद रखना यहां पर A जो हम लिखते हैं, ये जो AB2 AB3 AB4 लिखा, A हमेशा यहां पर सेंट्रल एटम रिप्रेजेंट करता है एंड B हमेशा यहां पर सराउंडिंग एटम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आगे भी हम लोग ऐसे कुछ टेबल्स पढ़ेंगे जहां पर हम लोग AB, ये जो AB वगैरह लिखा, उसका हमें हेल्प लेना पड़ेगा। हम लोग आगे भी उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अब अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन वो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लाइक ये हुए। सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए, तो सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया। अब हुआ ऐसा कि यहां पर ये लोन पेयर है, ये बेचारा LP है और ये बॉन्ड पेयर्स है। अब आपको तो पता ही है कि भाई लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में थोड़ा थोड़ा रिपल्जन होता होता है, यानी कि इसका एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, बट हो जाता है 107 डिग्री, यानी कि 2.5 डिग्री का चेंज आया, 2.5 डिग्री का चेंज आया, 2.5 डिग्री का चेंज आया, क्योंकि मॉडरेट रिपल्जन है, थोड़ा चेंज आया, ज्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि इनके बीच में LPBP है, तो मॉडरेट रिपल्जन होगा। क्या होगा? मॉडरेट रिपल्जन होगा। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। नेक्स्ट एंड तीसरा एंड आखिरी एग्जांपल है, द लास्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज हमारे पास है, दैट इज वाटर। थर्ड एग्जांपल, वाटर, एक्वा H2O। उसमें ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है, और यानी कि A है, एंड सराउंडिंग में क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। जरा ध्यान से देखना, यहां पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनमें से वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाता है, वो बाकियों को पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता। और इनमें ये क्या है? लोन पेयर है, और ये भी क्या है? लोन पेयर। ये दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपल्जन करवाएंगे, और इसलिए नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, दैट इज इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर, लेकिन ऊपर जो उसके ये ऑक्सीजन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है। अब इसके ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर्स है, और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा टिल्ट होता है नीचे की तरफ, तो इसका एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, और उसकी जगह पर वो हो जाता है तकरीबन 104 डिग्री के आसपास, यानी कि 5.5 डिग्री का चेंज आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, और उसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है। ये 3 एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, पर मुझे आपको समझाने थे। यहां पर VSEPR थियरी का थियरी पार्ट खत्म हुआ है। अब हमें 2 टेबल्स पढ़ने हैं, जो कल के वीडियो के लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा VSEPR थियरी खत्म। और सैटरडे के दिन में हम लोग VB थियरी भी खत्म करवा लेंगे। हमारा सैटरडे तक VB थियरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में, ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स के बारे में आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनकी नोट्स बनाना मत भूलना, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, ताकि जब आप एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करो, तब आपको ये सारी चीज़ें अगर लिखी होगी तो क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए यहाँ पर 10 सेकेंड तक वीडियो चला रहा हूँ, ताकि किसी को अगर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले पाएगा। क्लियर है? नोट्स बनाते रहना, टेबल्स अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। मिलते हैं कल के लेक्चर में।